So students, this is the last topic of biomolecules, okay, that is nucleic acid. ठीक, जैसे जो डीएनए है एंड आरएनए है, these are the examples of nucleic acids, okay, clear? और ये जो डीएनए और आरएनए है, they are the reason behind the heredity. जैसे पेरेंट्स और जो उनके ऑफस्प्रिंग्स हैं, उनकी जो मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर मिलते होते हैं, ओके, उसका रीजन क्या है? उसका रीजन डीएनए, ओके। तो nucleic acid is basically reason behind the heredity, okay. As you all know that body is made up of cells, and in nucleus of cell there is chromosomes, okay, and the chromosomes are made up of proteins and nucleic acids, okay. What are nucleic acids? These are long chain polymers of nucleotides called polynucleotides. न्यूक्लिक एसिड किसको बोलते हैं? ये न्यूक्लियोटाइड्स के पॉलीमर होते हैं। अब ये न्यूक्लियोटाइड क्या चीज है, इसकी बात अभी बाद में करते हैं। तो इसलिए इनको पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स भी बोला जाता है। न्यूक्लिक एसिड्स को आप पॉलीन्यूक्लियोटाइड भी बोल सकते हो, ओके। और पॉलीन्यूक्लियोटाइड में हमने दो एग्जांपल पढ़नी है, आरएनए एंड डीएनए। डीएनए को हम डिटेल में पढ़ेंगे, आरएनए को थोड़ा सा बस इसका ओवरव्यू लेना है इन ब्रीफ, क्योंकि ह्यूमन बॉडी में डीएनए का मेजर रोल होता है ना, हमारे सेल में डीएनए होता है, क्लियर। तो हम बेसिकली डीएनए पे फोकस रहेंगे, और इसके बारे में जो केमिस्ट्री में है वो जानना है हमने, बायो के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, मेजरली केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने बात करनी है डीएनए की। अब आता है केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ डीएनए। जो डीएनए और आरएनए, इनकी केमिकल कॉम्पोजिशन कैसे होती है? जैसे हमें बताया डीएनए और आरएनए को पॉलीन्यूक्लियोटाइड बोला जाता है, ओके। सो डीएनए और आरएनए आर मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड, क्योंकि पॉलीन्यूक्लियोटाइड का मतलब क्या है? न्यूक्लियोटाइड प्लस फिर अगला न्यूक्लियोटाइड, फिर उससे अगला न्यूक्लियोटाइड एंड सो ऑन। सो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज द पॉलीन्यूक्लियोटाइड, ओके, क्लियर। और ये जो न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोटाइड किसको बोलते हैं? बेसिकली न्यूक्लियोटाइड में, एक न्यूक्लियोटाइड में होता क्या है, दैट इज देयर इज प्रेजेंस ऑफ पेंटोज शुगर प्लस फॉस्फोरिक एसिड प्लस नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस। इन तीनों को मिला के बनता है एक न्यूक्लियोटाइड, ओके। और कितने सारे न्यूक्लियोटाइड्स को मिला के बनता है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड, विच इज कॉल्ड एज दी डीएनए और आरएनए। इनमें क्या डिफरेंस होता है उसकी बात अभी बाद में करते हैं, ठीक है। तो आप कह सकते हो फॉस्फोरिक एसिड, उसके साथ जुड़ा होता है शुगर, और शुगर के साथ जुड़ी होती है जुड़ा होता है नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस, और इसको कलेक्टिवली हम बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड, ओके, क्लियर। और ये शुगर का कौन सा टाइप है? शुगर दो तरह की हो सकती है। ये जो पेंटोज शुगर बोली ना हमने, जो न्यूक्लियोटाइड में होती है, वो दो तरह से हो सकती है। एक हो सकती है डीऑक्सीराइबोस, ठीक। अगर जो है न्यूक्लियोटाइड, जितने भी न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड में, उनमें जितने भी शुगर के यूनिट है, आपको पता है न्यूक्लियोटाइड में एक शुगर का यूनिट होता है पेंटोज शुगर का, अगर वो डीऑक्सीराइबोस शुगर है तो आपके बनते हैं डीएनए, ओके। और अगर आपके पास ये जो शुगर है, वो शुगर आपके पास है ऑक्सीराइबोस या सिंपल राइबोस, ठीक है, तो उस टाइम आपके पास जो न्यूक्लियोटाइड बनता है उनको मिला के बनता है आरएनए, ओके। डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ओके। और आरएनए की फुल फॉर्म क्या होती है? राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ओके। तो यहाँ पे डी का मतलब डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है, ठीक। तो ये डीएनए होगा कि आरएनए, वो डिपेंड किसके ऊपर करता है कि शुगर ये वाली है वो कौन से टाइप की है। अगर वो आपके पास है बीटा डी राइबोज, तो उसमें आरएनए में बीटा डी राइबोज होती है, ओके। और डीएनए में बीटा डी 2 डीऑक्सी राइबोज, ये वाली शुगर होती है, क्लियर। तो उनका स्ट्रक्चर ये है आपके पास, ठीक। दोनों में डिफरेंस कहाँ पे है? डिफरेंस यहाँ पे है सेकंड कार्बन के ऊपर। सेकंड कार्बन के ऊपर OH लगा होगा अगर आपकी राइबोज है। अगर डीऑक्सी राइबोज है तो इट मींस उसमें से एक ऑक्सीजन कम हो गया होगा। कौन सा ऑक्सीजन कम हो गया होगा? ये वाला। सेकंड कार्बन के ऊपर यहाँ पे OH ना लग के हाइड्रोजन लगा होता है, ओके। तो अगर शुगर राइबोज है तो वो आरएनए है, आरएनए में राइबोज शुगर होती है, और डीएनए में डीऑक्सी राइबोज शुगर होती है, जिसमें
सेकंड कार्बन के ऊपर जो हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा होता है उसको रिमूव कर दिया गया होता है। ठीक, क्लियर। तो हमें अभी तक अगर इसको मैं सम अप करूं तो हमें पता लगा है कि जो न्यूक्लियोटाइड है वो किससे बनता है, वो पेंटोज शुगर से बनता है, फॉस्फोरिक एसिड से बनता है और नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस से बनता है। ठीक है, पेंटोज शुगर दो तरह की होती है, राइबोज और डीऑक्सी राइबोज। डीएनए में डीऑक्सी राइबोज होती है और आरएनए में राइबोज शुगर होती है। ओके, अब बात करते हैं नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस की। ये जो नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस हैं, न्यूक्लियोटाइड्स के केस में 5 तरह के नाइट्रोजन कंटेनिंग बेसेस होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायामीन, यूरासिल। ओके, क्लियर। नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस जो कि न्यूक्लियोटाइड्स में मिलते हैं, ओके, वो कौन कौन से हैं? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायामीन, यूरासिल। ठीक है, और ये आगे उनके स्ट्रक्चर हैं। एडेनिन का स्ट्रक्चर ये है आपके पास, ग्वानिन का ये है, साइटोसिन का ये है, थायामीन का ये है और यूरासिल का ये आपका पास नीचे रहा स्ट्रक्चर। ओके, क्लियर। जो आपका डीएनए है, डीएनए में, डीएनए की फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड ना। डीएनए में जो नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस है वो कभी भी यूरासिल नहीं होगा। डीएनए में यूरासिल नहीं आपको मिलेगा। डीएनए में ये 4 तरह के नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस होते हैं, यूरासिल कभी नहीं मिलता डीएनए में। और आरएनए में एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरासिल होता है। थायामीन कभी नहीं मिलता आरएनए में, चाहे वो किसी भी टाइप का आरएनए हो, उसमें थायामीन आपको नहीं मिलेगा। और डीएनए में कभी भी आपको यूरासिल नहीं मिलेगा। बस ये 4 तरह के नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस मिलेंगे। ओके, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर आप, इसका मतलब क्या हुआ कि न्यूक्लियोटाइड कई तरीके के होते हैं? हाँ जी, कई तरीके के होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन ये पेंटोज शुगर कैसी है, राइबोज है कि डीऑक्सी राइबोज है, और डिपेंडिंग अपॉन ये नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस कैसा है, कौन सा है, एडेनिन है, ग्वानिन है, साइटोसिन है, थायामीन है कि यूरासिल है, इसके भी अकॉर्डिंग न्यूक्लियोटाइड बनता है। और जब डिफरेंट डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड आपस में बन जाते हैं और कंबाइन कर जाते हैं तो उनकी वजह से बनता है डीएनए और आरएनए, आपस में जब पॉलीमराइज कर जाते हैं। ओके, तो ये आपके पास नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस। ओके, अब डिस्कस करेंगे थोड़ा डिटेल में स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। जो हमें अपने देखा ना कि न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड में फॉस्फोरिक एसिड होता है, उसके बाद सेंटर में आता है शुगर, पेंटोज शुगर। ठीक है, और साथ में जुड़ा होता है नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस। अब इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, फॉस्फोरिक एसिड, उसके साथ जुड़ा होगा शुगर, और शुगर के साथ जुड़ा होगा बेस। ये रहा आपका शुगर का मॉलिक्यूल। ठीक है, शुगर में जैसे हमें पता है ये पेंटोज शुगर है। पेंटोज शुगर का मतलब क्या है? 5 कार्बन होंगे, है ना। पेंटोज शुगर का मतलब यही होता है। तो 5th कार्बन से जुड़ा होता है फॉस्फोरिक एसिड वाला यूनिट। शुगर में 5th कार्बन के थ्रू जुड़ता है फॉस्फोरिक एसिड वाला यूनिट। ओके, और 1st कार्बन पे जुड़ता है नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस, तब जाके ये बनता है एक न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, क्लियर। और ये जो शुगर है ये जैसे हमने बात करी वो राइबोज भी हो सकती है, डीऑक्सी राइबोज भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन डीएनए की बात कर रहे हो कि आरएनए की बात कर रहे हो। ठीक है, वो उसके लिए आपको सेकंड कार्बन देखना पड़ेगा। इसके ऊपर हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा है तो राइबोज शुगर है, अगर हाइड्रोजन लगा है यहाँ पे तो वो डीऑक्सी राइबोज शुगर। ओके, तो ये होता है आपका स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। क्लियर। जैसे यहाँ पे आप पॉइंट नोट कर लेते हैं, बेस अटैच्ड टू दी फर्स्ट कार्बन C1, फर्स्ट कार्बन के साथ जुड़ा है। फॉस्फोरिक एसिड अटैच्ड टू दी 5th कार्बन C5। one nucleotide attached to another nucleotide from its C3 to phosphoric acid of another which is attached to C5। ओके, ये वाला न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ कैसे जुड़ेगा? जो जो ऐसा ही होगा अपने थर्ड वाले हाइड्रोक्सी के थ्रू। और किसके साथ जुड़ेगा? जो ये अगला न्यूक्लियोटाइड जो होगा उसके जो 5th कार्बन पे जो फॉस्फोरिक एसिड है उसके साथ जुड़ेगा ये फॉस्फोरिक एसिड के साथ। ओके, क्लियर।
one nucleotide attached to the another nucleotide from its C3 to the phosphoric acid of another न्यूक्लियोटाइड। बस यहाँ पे अनदर न्यूक्लियोटाइड लिख दो, बात क्लियर हो जाएगी। ठीक है, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो गया। अनदर, वेट अ मिनट, अनदर न्यूक्लियोटाइड। बस इतने से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि वो तो ऑब्वियस ही है कि जो फॉस्फोरिक एसिड है वो 5th कार्बन पे जुड़ा होता है, तो दूसरे वाले न्यूक्लियोटाइड के भी वो 5th कार्बन पे ही होगा। क्लियर? तो वन न्यूक्लियोटाइड अटैच्ड टू द अनदर न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम इट्स C3 टू द फॉस्फोरिक एसिड ऑफ अनदर न्यूक्लियोटाइड। ओके। हाँ, एक और टर्म बड़ी यूज होती है, न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड किसको बोलते हैं? शुगर प्लस बेस। अगर सिर्फ इनको कंसिडर किया जाए, फॉस्फोरिक एसिड को ना देखा जाए न्यूक्लियोटाइड में, तो इन दोनों को कलेक्टिवली बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। ओके, जैसे ये आपके पास पेंटो शुगर, अभी यहाँ पे फॉस्फोरिक एसिड ना लगाओ, पेंटो शुगर हो सिर्फ, ठीक है, और उसके साथ कोई बेस जुड़ा है, तो इसको कलेक्टिवली आप क्या बोलोगे? इसको कलेक्टिवली बोलोगे आप न्यूक्लियोसाइड। सो नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग फॉर्मेशन ऑफ डायन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, डायन्यूक्लियोटाइड मतलब दो न्यूक्लियोटाइड आपस में कैसे पॉलीमराइज होते हैं, कैसे बॉन्डिंग करते हैं। देखो, जैसे मैंने बोला था कि आपके पास एक न्यूक्लियोटाइड अपने थर्ड हाइड्रोक्सी के थ्रू दूसरे न्यूक्लियोटाइड के फॉस्फोरिक एसिड के साथ जुड़ेगा, यूनिट के साथ जुड़ेगा। आप इसको फॉस्फोरिक एसिड बना ही लेते हैं, थोड़ा सा रुको, इसको यहाँ पे OH कर देते हैं। यहाँ पे OH नहीं करते, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूं मैं, यहाँ पे इसको, ये आपका फॉस्फोरिक एसिड। तो होगा क्या, ये दोनों हाइड्रोक्सी आपस में जब कंबाइन होने वाले होंगे तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा। दो हाइड्रोक्सी आपस में से वाटर मॉलिक्यूल रिलीज करवाते हैं, और यहाँ पे क्या बन जाएगा? ये बॉन्ड बन जाएगा। ओके, क्लियर? तो यहाँ पे ऑक्सीजन आ जाएगा अकेला, तो आपके पास ये बन गया बॉन्ड। ठीक है, तो यहाँ पे आप ऐसे लिख भी सकते हो, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो रहा है। ठीक, तो इट मीन्स थर्ड वाला हाइड्रोक्सी और फॉस्फोरिक एसिड वाला हाइड्रोक्सी दूसरे वाले न्यूक्लियोटाइड का, ये आपस में रिएक्ट किए, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हुआ, और यहाँ पे इन दोनों में बॉन्ड बन गया। ये देखो, ये बॉन्ड बन गया। इसको हम बोलेंगे 3 to 5 लिंकेज हुई है। 3 फर्स्ट वाले न्यूक्लियोटाइड का 5 के साथ जुड़ गया, 5th वाले कार्बन के साथ जुड़ गया थ्रू फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, ऐसे ही फिर आगे से आगे क्या होगा, इसका हाइड्रोक्सी अगले वाले के साथ जुड़ जाएगा। ओके, इसका जो थर्ड पे हाइड्रोक्सी लगा है वो अगले वाले न्यूक्लियोटाइड के 5th वाले कार्बन के ऊपर जो फॉस्फोरिक एसिड लगा उसके साथ जुड़ जाएगा। जैसे इसमें बॉन्ड बना, आगे आगे बन जाएगा। तो ऐसे आपके पास बन जाता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, शुगर का थर्ड वाला कार्बन जो है अगले वाले न्यूक्लियोटाइड के फॉस्फेट के साथ जुड़ जाता है, फिर इसका फिर थर्ड वाला कार्बन जो है वो अगले वाले शुगर के फॉस्फेट के साथ जुड़ जाता है, एंड दिस विल कीप ऑन गोइंग लाइक दिस। ठीक, तो ऐसे कितने सारे न्यूक्लियोटाइड जुड़ जाते हैं, और इसको क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ओके, और ये जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड है इन्हीं से बनते हैं DNA और RNA। ठीक, तो आप कैसे कह सकते हो कि 3 to 5 ऐसे ऐसे आगे के चल के पॉलीन्यूक्लियो क्या बोल सकते हो, पॉलीमराइजेशन होती रहती है न्यूक्लियोटाइड्स की, और आपके पास एक न्यूक्लिक एसिड तैयार हो जाता है, क्योंकि पॉलीन्यूक्लियोटाइड को ही न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड, और इसमें हम डिस्कस करेंगे DNA को। ओके, DNA को। ठीक, और DNA में क्या होता है आपके पास? डबल स्ट्रैंड हेलिक्स स्ट्रक्चर। एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड का ये स्ट्रैंड चल रहा है, ये भी एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, और दूसरा पॉलीन्यूक्लियोटाइड ये है। ये दो स्ट्रैंड पैरेलल में चल रहे होते हैं, और इनके बीच में जो ये नाइट्रोजन बेस होते हैं, ये जो एडेनिन ये G का मतलब ग्वानिन, C का मतलब साइटोसिन, A का मतलब एडेनिन, T का मतलब थायामिन। ठीक है, तो आपके पास ये फर्स्ट वाला पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन किसकी है? फर्स्ट वाले की। ठीक है, डबल स्ट्रैंड है ना, इसमें DNA में डबल स्ट्रैंड होता है।
डबल स्ट्रैंड का मतलब क्या होता है, दो न्यूक्लिक एसिड होते हैं और वो आपस में जुड़े होते हैं। ओके, जुड़ते कैसे हैं, एक स्ट्रैंड जो है उसके नाइट्रोजन बेस ये रहे, जैसे इस वाले स्ट्रैंड के नाइट्रोजन बेस कौन से हैं, ग्वानिन, एडेनिन, ग्वानिन, थायामिन, ये सारे कौन से हैं इस स्ट्रैंड के। ठीक है, क्लियर। और उसके बाद ये दूसरा स्ट्रैंड है, क्लियर। तो ये वाले स्ट्रैंड के और ये वाले स्ट्रैंड के जो आपके पास नाइट्रोजन बेस हैं उन वो आपस में बॉन्डिंग करवा लेते हैं। जैसे यहाँ पे बॉन्डिंग हो रखी है ना, ग्वानिन और साइटोसिन की बॉन्डिंग हो रखी है, एडेनिन और थायमिन की बॉन्डिंग हो रखी है, क्लियर। तो ऐसे बॉन्डिंग हो रखी होती है, क्लियर। तो ये आपका डीएनए का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ठीक। टू न्यूक्लिक एसिड चेन्स आर wound together about each other and held together by the hydrogen bonds। इन दोनों के बीच में, ये ग्वानिन और साइटोसिन, एड्रेनिन और थायमिन में कौन सा बॉन्ड बन रहा है, ये मैं जो मैंने दिखाए हुए हैं, ये बन रहा है हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, और जो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म्स बिटवीन स्पेसिफिक पेयर्स ऑफ बेसिस, ये नहीं कि ग्वानिन अपनी मर्जी से किसी के साथ भी बॉन्ड बना सकता है, चाहे साइटोसिन हो, चाहे थायमिन हो, चाहे एडेनिन हो। ओके, ऐसा नहीं है। एडेनिन, ये देखा गया है कि एडेनिन हमेशा थायमिन के साथ ही बॉन्डिंग बना रहा है, और साइटोसिन जो है वो हमेशा ग्वानिन के साथ ही बॉन्डिंग कर रहा होता है। ठीक है, एडेनिन और थायमिन के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, जैसे इसलिए मैंने यहाँ पे ये दो लाइंस दिखाई हैं ऐसे, ठीक। और ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में तीन हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। ठीक है, और आपको ये भी दिखेगा कि एडेनिन हमेशा थायमिन से जुड़ा है और साइटोसिन हमेशा ग्वानिन से ही जुड़ा है, क्लियर। तो ये आपका डीएनए का ओवरऑल स्ट्रक्चर है। तो यहां से आप ये भी कंक्लूजन निकाल सकते हो कि आपको आपके डीएनए में जितने एडेनिन होंगे, क्योंकि एडेनिन थायमिन से जुड़ता है, उतने ही थायमिन निकलेंगे। अगर आपने मान लो एक डीएनए का मॉलिक्यूल लिया, आपने उसको डिग्रेड करके पता लगा लिया उसमें कितने एडेनिन के मॉलिक्यूल है, मान लेते हैं 100 एडेनिन के मॉलिक्यूल निकले, तो आप आंख बंद करके बोल दो कि इसमें 100 थायमिन होंगे, थायमिन भी इसमें 100 ही होंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है एडेनिन जो है वो थायमिन के साथ ही बॉन्ड करता है, तो 100 एडेनिन थे, इट मींस उसका मतलब 100 थायमिन है, और इनके दोनों के बीच में बॉन्ड बने होंगे, दो हाइड्रोजन बॉन्ड। एडेनिन और थायमिन के बीच में दो हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं ईच, और साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में तीन हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं ईच, ठीक। और ये जो स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। ठीक है, द सीक्वेंस ऑफ बेसिस ऑन डीएनए इज आल्सो यूनिक। ये जो सीक्वेंस है कि ग्वानिन के बाद एडेनिन आएगा, कि थायामिन आएगा, कि साइटोसिन आएगा, ये हर बंदे का फिक्स नहीं है। हर बंदे के लिए ये सीक्वेंस अलग है, तभी तो हर बंदे का डीएनए अलग होता है। कहते नहीं है कि डीएनए अलग होता है, डीएनए वेरी करता है। ओके, कि एक ह्यूमन बीइंग का दूसरे ह्यूमन बीइंग से डीएनए मैच नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये सीक्वेंसिंग में फर्क होता है। ओके, जो बेसिक ह्यूमन बीइंग्स के लिए वो स्ट्रक्चर तो उतना स्ट्रक्चर सेम होता है, ठीक है। नहीं तो ये नहीं थोड़ी ना होगा कि ये ह्यूमन बीइंग का बच्चा जो है वो मॉन्की बन गया, ऐसे होता है नहीं ना। क्यों? क्योंकि उनका स्ट्रक्चर, डीएनए स्ट्रक्चर और हमारा डीएनए स्ट्रक्चर अलग है, बेसिक स्ट्रक्चर अलग है, ठीक है। और ह्यूमन बीइंग्स में आपस में बेसिक के अलावा जो करेक्टर वाला स्ट्रक्चर है वो भी, उसमें भी डिफरेंस होता है। और वो डिफरेंस कैसे क्रिएट होता है? ये जो आपके पास सीक्वेंसिंग है वो डिफरेंट डिफरेंट होती है। ओके, द सीक्वेंस ऑफ बेसिस ऑन डीएनए इज आल्सो यूनिक। बेस, ये किसकी बेस, किन बेसिस की बात कर रहे हैं? नाइट्रोजन बेसिस की। आल्सो यूनिक फॉर एवरी पर्सन एंड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस इज कॉल्ड डीएनए फिंगरप्रिंट। ठीक, और इस रिगार्डिंग जो इंफॉर्मेशन है उसको क्या बोलते हैं? डीएनए फिंगरप्रिंट। उसके डीएनए में इंफॉर्मेशन स्टोर होती है कि वो बड़ा होके कैसा दिखेगा, उसकी आंखों का कलर क्या होगा, उसका नोज कैसे होगा। ओके, वो सारा उसके डीएनए में इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। ओके, और डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उसके वो बोले मेन पॉइंट सुन लो। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। ठीक है, इसका मैं आपको एक मॉडल भी दिखाता हूँ, वेट। दिखने में ये कैसा होता है, ये तो अभी स्टिल है ना, इसका एक मूविंग मॉडल दिखाता हूँ, वेट। तो ये आपके पास मॉडल देखो, ये आपका डीएनए का मॉलिक्यूल 3D में ऐसे दिखता है, ऐसा होता है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, ठीक। और ये जो ये ऑरेंज, रेड, ग्रीन, ब्लू, ये बॉल्स जो है ये नाइट्रोजन बेस को दिखा रही हैं, ठीक है, क्लियर। और ये जो नाइट्रोजन बेस है, एक स्ट्रैंड के नाइट्रोजन बेस दूसरे स्ट्रैंड के नाइट्रोजन बेसिस के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। ओके, लाइक दिस, ये देखो, ये है,
ओके ओके, ऐसा दिखता है। क्लियर? तो हाँ, एक और बात, वो बात ये है कि आपके पास ये जो बेस है ये तो सेंटर में आ जाते हैं ना। क्लियर? और दूसरे वाली जो चेन होगी उसमें भी ऐसा होगा, बेस जो है वो सेंटर में आ जाएंगे। ठीक। शुगर और फॉस्फेट मिलके क्या बनाते हैं, बैकबोन। ओके, ये जो बैकबोन बन रही है वो किसकी होती है, शुगर और फॉस्फेट की। और जो बेसिस हैं वो आपस में क्या करते हैं, वो आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग करवा रहे होते हैं। क्लियर? तो ये है आपके पास ये जो बैकबोन बनी है, ओके, वो किसकी है, शुगर और फॉस्फेट्स की, जो बार बार रिपीट हो रही है। चलो अब थोड़ा सा आरएनए को भी पढ़ लेते हैं। ठीक। आरएनए के केस में आपको आरएनए, तीन तरह के आरएनए होते हैं, मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए और ट्रांसफर आरएनए। ठीक है। क्लियर? और आरएनए का जो स्ट्रक्चर होता है वो सिंगल स्ट्रैंड ही होता है, उसमें डबल स्ट्रैंड, दो न्यूक्लियोक एसिड एसिड की चेंज नहीं होती, उसमें सिंगल चेन होती है। ठीक है। और वो सिंगल चेन ही आपस में एक दूसरे रैप अप ऐसे हो जाती है कि उसमें जो है वो आपस में बॉन्डिंग होनी शुरू हो जाती है, लाइक दिस, जैसे ये रैप अप हो रखी है एक ही चेन। ओके। इन सेकेंडरी स्ट्रक्चर हेलिक्स आर प्रेजेंट विच आर सिंगल स्ट्रैंडेड, आपके पास सिंगल स्ट्रैंड ही होता है। हो सकता है कि सिंगल स्ट्रैंड में हेलिकल स्ट्रक्चर बना हो, ऐसे बना हो कि उसके जो नाइट्रोजन बेस है आपस में इंटरेक्ट करना शुरू हो जाए, जैसे मैंने ये थोड़ा सा मॉडल दिखाया हुआ है आपको। समटाइम्स फोल्ड बैक ऑन देमसेल्फ टू फॉर्म टू फॉर्म डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, कई बार वही है आपस में एक दूसरे के ऊपर ऐसे फोल्ड कर जाती है कि देखने में लगता है कि डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। ओके, उसकी फोल्डिंग ही ऐसे हो जाती है, जैसे डबल हेलिकल स्ट्रक्चर इसका है ना, तो वैसे कई बार देखने में लगती है, बट एक्चुअल में वो होता एक सिंगल स्ट्रैंड ही है। ओके, बट उसकी फोल्डिंग ऐसे हो जाती है, जैसे यहाँ पे ये चेन चल रही है और यहीं से फोल्ड होके वो ऐसे चलनी शुरू हो गई। क्लियर? तो होता सिंगल स्ट्रैंड है, तो वो इसलिए वो आरएनए होता है। ठीक। और आरएनए जो है वो तीन टाइप के होते हैं, मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए और ट्रांसफर आरएनए। इन सभी का डिवीजन कैसे किया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शनिंग। ठीक है। और इनकी फंक्शनिंग को मैं नहीं आपको समझाऊंगा, मैं आपको ना एक वीडियो शेयर करूंगा, बड़ा अच्छा वीडियो है वो। ठीक है। जिसमें आरएनए और डीएनए की जो फंक्शनिंग है वो समझाई गई है कि कौन सा आरएनए क्या काम करता है। ठीक है। तो इसकी मैं आपको वीडियो ही शेयर करूंगा, आप वो वीडियो ही देखना। ये वाली जो वीडियो है इसके नेक्स्ट वीडियो लिंक मैं वही डालूंगा। ओके। तो बस ये आरएनए के बारे में थोड़े से पॉइंट थे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आरएनए वैसे आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, डीएनए ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड के क्या फंक्शंस हैं। डीएनए इज रिवर्स ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, डीएनए एक न्यूक्लिक एसिड है ना, रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग आइडेंटिटी ऑफ डिफरेंट स्पीसीज ओवर ईयर्स। इसी की वजह से तो डिफरेंट स्पीसीज की आइडेंटिटी अभी तक मेंटेन रखती है कि ह्यूमन बींग्स जो हैं वो ह्यूमन बींग्स को ही आगे पैदा करते हैं। ठीक है। अगर कोई और स्पीसीज है तो वो किसी और तरह के ही लायन का लायन ही बनेगा। ठीक है। वो बात अलग है कि हो सकता है कि ओवर अ पीरियड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ईयर डीएनए में कहीं पे कुछ ऐसा अब्रप्ट चेंज आ जाए जिसकी वजह से आगे वो नई स्पीसीज पैदा हो जाए। अदरवाइज स्पीसीज की जो आइडेंटिटी है वो रिटेन रहती है किसमें, डीएनए में इंफॉर्मेशन स्टोर होती है वो। ओके। न्यूक्लिक एसिड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, जैसे मैंने बोला ना आरएनए के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं, तो उनमें से कुछ आरएनए जो है वो प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं, और आरएनए न्यूक्लिक एसिड ही होते हैं। ओके। जैसे आरएनए सिंथेसाइजेस प्रोटीन्स, मैसेज फॉर द सिंथेसिस ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रोटीन इज प्रेजेंट इन डीएनए, और डीएनए मैसेज देता है कि कौन सी टाइप ऑफ प्रोटीन आपने बनानी है। ओके। क्लियर? और ये भी मैंने दोबारा एक बार थोड़े स्ट्रक्चर दिखाए हुए हैं, शायद आपको समझ लग जाए, थोड़ा बहुत और अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाए डीएनए का। आरएनए में सिंगल स्टैंड होता है, आरएनए में फोल्डिंग कैसे हो जाती है। ठीक। और हाँ, एक और चीज, डीएनए रेप्लिकेट कैसे करता है। जैसे आपको पता है कि एक सेल से टूट के दो सेल बन जाते हैं, है ना, ये तो बायो में बेसिक पढ़ते ही हैं सारे। ठीक है। ये दो सेल कैसे बनते हैं, इनका जेनेटिक मटेरियल डबल कैसे होता है। वो डबल ऐसे होता है कि आपका जो डीएनए है इसमें दो स्ट्रैंड है, दोनों अनफोल्ड हो जाते हैं, दोनों अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है। और ये दोबारा नया स्ट्रैंड बन जाता है विद द हेल्प ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन्स। ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके आपके पास फिर एक के दो बन जाते हैं, फिर दोबारा जब ये दोनों अनफोल्ड होंगे तो उसकी वजह से चार सिंगल स्ट्रैंड बनेंगे,
और 4 सिंगल स्ट्रैंड की वजह से 4 डिफरेंट डीएनए बन जाएंगे। ओके, तो ये था आपका, ये थोड़ा बहुत रेप्लिकेशन का समझाया मैंने। वैसे रेप्लिकेशन आपके सिलेबस में है नहीं, बट आपको पता होना चाहिए थोड़ा बहुत इसके बारे में। सो दैट्स इट। तो इस तरह आपका बायोमोलिक्यूल चैप्टर ओवर है। अब हमारा इसके बाद एक चैप्टर रहता है, दैट इज कौन सा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। बाकी चैप्टर ओवर है।